नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। भारत हर साल गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए वर्ल्ड लीडर्स को आमंत्रित करता है। पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, जबकि 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी ने इस अवसर पर अपनी आकर गरिमा प्रदान की थी। 2021 और 2022 में कोविड-19 महामारी के कारण गणतंत्र दिवस पर कोई मुख्य अतिथि नहीं था, जबकि 2020 में ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति बोल्सोनारो, 2019 में दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और 2018 में आसियान देशों के सभी 10 नेताओं ने समारोह में हिस्सा लिया था। इस साल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ, कर्तव्य पथ पर जश्न शानदार। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को न्योता, रिश्ते में नया आयाम जुड़ा। प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि, भारत इंडोनेशिया मित्रता दिखेगी। देश का पहला गणतंत्र समारोह, राष्ट्रपति सुकर्णो अतिथि बन पधारे। गणतंत्र पर राष्ट्राध्यक्षों को न्योता, विदेश नीति का अहम हिस्सा। राजनीतिक आर्थिक संबंध गहराते, विश्व में भारत की साख बढ़ाते। मित्र देशों को सम्मान, भारतीय गणतंत्र विश्व में सबसे महान। भारत इस बार गणतंत्र दिवस की 76वीं वर्षगांठ मनाने के लिए तैयार है। संयोग से पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे और पहले और 75 साल बाद फिर गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना भारत और इंडोनेशिया के बीच गहरे संबंधों का एक स्पष्ट प्रमाण है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। भारत इस बार गणतंत्र दिवस की 76वीं वर्षगांठ मनाने के लिए तैयार है। संयोग से पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। सुकर्णो भारत के मित्र होने के साथ साथ एक करिश्माई नेता थे। सुकर्णो ने इंडोनेशिया को डच औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत सरकार ने उन्हें बहुत सोच विचार करने के बाद देश के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आमंत्रित किया था। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बिजू पटनायक और कई अन्य नेताओं के साथ गहरे संबंध थे। उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित करना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि ये भारत की विदेश नीति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की उपस्थिति को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। देखा जाए तो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित करना भारत और उस देश के बीच मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। ये दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने का एक अवसर भी है। इस वर्ष भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि होंगे और ये एक ऐतिहासिक अवसर है क्योंकि भारत के जो पहले गणतंत्र दिवस समारोह में तत्कालीन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे और अब 75 वर्षों के बाद इंडोनेशिया के वर्तमान के राष्ट्रपति
सुबियांतो मुख्य अतिथि हैं और ये इस बात को दर्शाता है कि भारत और इंडोनेशिया के जो संबंध हैं वो लगातार प्रगाढ़ और गहरे बने हुए हैं, उसमें उत्तरोत्तर प्रगति देखी जा रही है। 2018 में आसियान के सभी 10 राष्ट्राध्यक्षों ने भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अपना पार्टिसिपेशन किया था। इंडोनेशिया भी जाहिर है कि आसियान का एक सदस्य होने के नाते भी उसका एक विशेष स्थान है, लेकिन भारत और इंडोनेशिया के जो संबंध हैं वो लगातार प्रगाढ़ और गहरे हो रहे हैं। गणतंत्र दिवस एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ जुड़ सकता है और वैश्विक मुद्दों पर अपनी राय रख सकता है। ये भी ध्यान रखना होगा कि गणतंत्र दिवस के लोकतांत्रिक मूल्यों, सांस्कृतिक विविधता और प्रगति को प्रदर्शित करने का भी एक मंच है। एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की उपस्थिति इस अवसर को और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है और दुनिया भर में भारत की सकारात्मक छवि को बढ़ावा देती है। ये निमंत्रण सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देता है। ये एक ऐसा अवसर होता है जब आमंत्रित राष्ट्राध्यक्ष भारतीय संस्कृति, परंपराओं और उपलब्धियों को करीब से देख पाते हैं। एक बात और, कभी कभी ये एक राजनीतिक संकेत भी हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी विशेष देश को आमंत्रित करना उस देश के प्रति भारत के समर्थन या प्रशंसा का संकेत हो सकता है। भारत का पहला गणतंत्र दिवस समारोह राजधानी के नेशनल स्टेडियम, जो अब ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है, इसी में आयोजित किया गया था। 75 साल बाद इतिहास पहले और 75 साल बाद फिर गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होना भारत और इंडोनेशिया के बीच गहरे संबंधों का एक स्पष्ट प्रमाण है। गणतंत्र दिवस पर वार्षिक अतिथियों के क्रम में पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जब कर्तव्य पथ पर आए होंगे तो उन्हें इंडिया गेट को देखकर अच्छा लगा होगा। कारण ये है कि इंडिया गेट और पेरिस में स्थित द आर्क ऑफ ट्रायम्फ में गजब की समानता है। इंडिया गेट बना था प्रथम विश्व युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में। वहाँ पर शहीदों के नाम भी अंकित हैं। द आर्क डी ट्रायम्फ उन शहीदों की याद में बनाया गया था जो फ्रांस के लिए विभिन्न जंगों में लड़े और अपनी जान दी। लगता है एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट का डिजाइन बनाते हुए फ्रांस के सबसे बड़े प्रतीक द आर्क डी ट्रायम्फ को गहराई से देखा था। भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इंडोनेशिया को भी एक महत्वपूर्ण स्थान देता है। भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें आसियान की सेंट्रलिटी है और आसियान में इंडोनेशिया का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस लिहाज से भारत और इंडोनेशिया के बीच के ये जो संबंध हैं वो राष्ट्रपति सुबियांतो की भारत यात्रा के बाद और अधिक प्रगाढ़ होंगे। द्विपक्षीय स्तर पर भी ये संबंध प्रगाढ़ होंगे और भारत की जो एक मल्टी लेटरल लेवल पर, आसियान के लेवल पर जो पार्टनरशिप है उसको भी इससे मजबूती मिलेगी। भारत और इंडोनेशिया एक दूसरे के साथ एक गहरा संपर्क रखते हैं और भारत और इंडोनेशिया के बीच में तो एक सिविलाइजेशनल कनेक्ट है। प्राचीन भारत के समय से ही इंडोनेशिया में ट्रेड होता था और जाहिर है कि बाली, जावा, सुमात्रा इत्यादि क्षेत्रों में भारत के दक्षिण के जो राज्य हैं वो व्यापार किया करते थे। भारत के जो उड़ीसा के क्षेत्र में कलिंगा जो साम्राज्य था उसका भी इंडोनेशिया के साथ एक बहुत ही गहरा व्यापारिक रिश्ता भी था और अनेक सांस्कृतिक रिश्ते भी भारत और इंडोनेशिया के बीच में हैं। यूं तो गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मुख्य अतिथि रह चुके हैं, पर दक्षिण अफ्रीका के मुक्ति योद्धा नेल्सन मंडेला और महान मुक्केबाज मोहम्मद अली का कर्तव्य पथ पर सबसे गर्मजोशी से उपस्थित अपार समूह ने स्वागत किया था। अफ्रीका के मुक्ति योद्धा नेल्सन मंडेला 1995 में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे। मंडेला जब परेड का आनंद ले रहे थे तब वहाँ मौजूद दर्शक मंडेला के नाम के नारे लगा रहे थे। मंडेला की ही तरह कर्तव्य पथ पर मौजूद अपार जनसमूह ने मुक्केबाज मोहम्मद अली का भी करतल ध्वनि से अभिनंदन किया था। मोहम्मद अली 1978 के गणतंत्र दिवस समारोह में खास अतिथि थे। उस गणतंत्र दिवस समारोह में कहने को मुख्य अतिथि आयरलैंड के राष्ट्रपति पैट्रिक हिलरी थे, पर सबकी निगाहें मोहम्मद अली को तलाश रही थी। वो अपने चाहने वालों के अभिवादन का उत्तर अपने मुक्के को हवा में घुमाकर दे रहे थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी मोहम्मद अली को देखकर मुस्कुरा रही थी। बहरहाल भारत आगे भी मित्र देशों के नेताओं को गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित करता रहेगा। भारत में हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्षों को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। मुख्य अतिथि को फाइनल करने से पहले कई स्तर पर गंभीर चर्चा की जाती है।
मुख्य अतिथि किसे बनाना है, इसको लेकर विदेश मंत्रालय कई बातों पर काफी सोच विचार करता है। इसमें सबसे पहले भारत का उस देश के साथ संबंधों को ध्यान में रखा जाता है। यह भी देखा जाता है कि उस देश के साथ राजनीति, सेना और अर्थव्यवस्था का क्या और कितना कनेक्शन है। यह भी ध्यान रखा जाता है कि आमंत्रित अतिथि को बुलाने से किसी अन्य देश के साथ भारत के संबंध पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। भारत इस साल 26 जनवरी को 76वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करने जा रहा है। हर साल इस मौके पर किसी न किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है। इस साल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर सुबियांतो 25-26 जनवरी को 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आएंगे। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत आए मुख्य अतिथि का विशेष स्वागत सत्कार किया जाता है। मुख्य अतिथि कई औपचारिक गतिविधियों में सबसे आगे रहते हैं। उन्हें भारत के राष्ट्रपति के सामने गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। मुख्य अतिथि किसे बनाना है, इसे लेकर विदेश मंत्रालय कई बातों पर काफी सोच विचार करता है। इसमें सबसे पहले भारत और उस देश के संबंधों को ध्यान में रखा जाता है। ये देखा जाता है कि उस देश के साथ राजनीतिक, सेना और अर्थव्यवस्था का क्या और कितना कनेक्शन है। ये भी ध्यान रखा जाता है कि आमंत्रित अतिथि को बुलाने से किसी अन्य देश से संबंध खराब तो नहीं होंगे। इस तरह के अन्य तमाम मुद्दों पर विचार करने के बाद ही विदेश मंत्रालय मुख्य अतिथि की एक लिस्ट तैयार करता है। फिर ये लिस्ट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजी जाती है। लिस्ट को अप्रूवल मिलने के बाद भारत उन देशों से बात करता है। इस बीच ये पता किया जाता है कि कौन से देश के राष्ट्राध्यक्ष 26 जनवरी को चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित हो सकते हैं, उनके क्या प्लान्स हैं और क्या उनके पास समय है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के आमंत्रण और उनके स्वागत सत्कार की प्रक्रिया करीब 6 महीने पहले से शुरू हो जाती है। इस बीच उन्हें निमंत्रण भेजना और निमंत्रण स्वीकार किए जाने के बाद उनके आने पर ठहराने और पूरी तरह से विशेष मेहमान नवाजी देना, गणतंत्र दिवस पर उन्हें विशेष गार्ड ऑफ ऑनर देना, विशेष भोज वगैरह कई कार्यक्रमों की तैयारी शुरू हो जाती है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत पहली बार गणतंत्र दिवस मना रहा था, तब देशवासियों में बेहद उत्साह था। आखिर लंबे अरसे के बाद भारत को ब्रिटिश हुकूमत से छुटकारा मिला था। ऐसे में गणतंत्र दिवस के दिन को बेहद खास बनाने के लिए चीफ गेस्ट बुलाए जाने की योजना बनाई गई। उस समय इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो देश के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। तभी से गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट को आमंत्रित करने की परंपरा शुरू हो गई। भारत और इंडोनेशिया के बीच की ये जो साझेदारी है वो हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों और साझा संस्कृति पर भी आधारित है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति सुबियांतो की भारत की इस यात्रा से दोनों ही देशों के जो रिश्ते हैं वो और अधिक मजबूत होंगे और दोनों ही देश इंडो पैसिफिक रीजन में एक डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने की दिशा में भी एक गहरा सहयोग करेंगे। भारत अब मैरीटाइम डोमेन में अधिक सक्रियता को दिखाते हुए अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत अपने सागर के विजन के साथ कार्य कर रहा है और इंडोनेशिया के साथ भारत के हर तरीके के जो संबंध हैं जिसमें रक्षा का सहयोग भी शामिल है वो प्रगाढ़ हो रहा है। और भारत और इंडोनेशिया के बीच में भविष्य में अपार संभावनाएं हैं और मेरा ऐसा मानना है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में वर्तमान समय में जिस तरीके की समझदारी है उससे दोनों ही देशों के भविष्य के उज्जवल होने की बड़ी अपेक्षाएं हैं। भारत ने गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि के नाम का ऐलान कर दिया है। इस बार 26 जनवरी को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो कर्तव्य पथ पर जब भारतीय सेना के तीनों अंगों की ताकत देखने के लिए मौजूद होंगे, तब वो हथियारों और सैन्य बेड़े की ताकत को अनजान व्यक्ति की तरह नहीं बल्कि एक पूर्व सैन्य कर्मी के तौर पर भी देखेंगे। वजह है उनका इतिहास जो कि राजनीति से ज्यादा सैन्य क्षेत्र से जुड़ा है। भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए थे। इसके बाद से चौथी बार इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष को भारत में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जा रहा है। प्रबोवो सुबियांतो ने पिछले साल जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था, तब देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी चर्चा जारी थी। दरअसल सुबियांतो का लंबा विवादित इतिहास रहा है।
फिर चाहे वो आर्मी जनरल के तौर पर हो या फिर एक व्यापारी और नेता के तौर पर। प्रबोवो सुबियांतो का जन्म 1951 में इंडोनेशिया के एक शक्तिशाली परिवार में हुआ था। वो 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर हैं। उनके पिता सुमित्रो जोजो हादीकुसुमो प्रभावशाली नेता थे और राष्ट्रपति सुकर्णो सुहर्तो की सरकार में मंत्री थे। बताया जाता है कि सुबियांतो के पिता ने इंडोनेशिया को नीदरलैंड के शासन से आजादी दिलाने में सुकर्णो के साथ बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि बाद में वो सुकर्णो के खिलाफ हो गए और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें देश छोड़ना पड़ा। जेरिंडा पार्टी ने 2021 में ही ऐलान कर दिया था 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में वो पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। अपने चुनाव प्रचार के दौरान सुबियांतो ने सैन्य प्रमुख के तौर पर अपने इतिहास को भुलाने का भरसक प्रयास किया। इसी दौरान सुबियांतो ने प्रचार के लिए टिकटॉक का सहारा भी लिया और अपनी छवि को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश की। इस दौरान सुबियांतो इंडोनेशिया में क्यूट ग्रैंडपा यानी मासूम दादाजी के शीर्षक से पहचाने जाने लगे। राष्ट्रपति चुनाव में जीत का उनका ये तरीका लंबे समय तक चर्चा में रहा। पिछले साल 14 फरवरी को आए नतीजों में सुबियांतो को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया। 20 अक्टूबर 2024 को उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। प्रबोवो सुबियांतो भारत के समर्थन में बयान देने वाले वैश्विक नेताओं में से एक हैं। नवंबर 2023 में राष्ट्रपति चुनाव जीतने से पहले ही वो इंडोनेशिया को भारत से सीखने की बात करते रहे थे। एक मौके पर उन्होंने यहाँ तक कहा था कि इंडोनेशिया ने बहुत दशकों तक पश्चिम की ओर देखा है, हालांकि अब उन्हें यूरोप की जरूरत नहीं है और देश को कुछ भी सीखने के लिए पश्चिम की तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि पूर्वी एशिया में भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से सीखना चाहिए। इतना ही नहीं, प्रबोवो ने इंडोनेशिया के ब्रिक्स गठबंधन में शामिल होने की संभावनाओं पर विचार करने की भी बात कही थी। उनका मानना है कि ब्रिक्स एक भू राजनीतिक संगठन न होकर एक आर्थिक गठबंधन है जिससे इंडोनेशिया को फायदा हो सकता है। प्रबोवो सुबियांतो इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत कर चुके हैं। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद सुबियांतो ने पीएम मोदी को फोन किया था। इस दौरान दोनों के बीच भारत इंडोनेशिया के सभ्यतागत रिश्तों को आगे बढ़ाने से लेकर कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर बात हुई। इसके अलावा दोनों नेताओं ने 2024 में ब्राजील के रियो दी जेनेरो में G20 सम्मेलन के दौरान भी मुलाकात की थी। प्रबोवो सुबियांतो भारत के प्रशंसक होने के साथ ही यहाँ की योजनाओं से भी काफी प्रभावित रहे। मिड डे मील लागू। इसी साल 6 जनवरी को इंडोनेशिया में सुबियांतो के नेतृत्व में एक योजना लॉन्च हुई है, जिसके तहत पहले ही दिन करीब 5,70,000 से ज्यादा बच्चों को सरकार की तरफ से मुफ्त में खाना मुहैया कराया गया। इंडोनेशिया में 20 अक्टूबर को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के ठीक बाद उन्होंने घोषणा पत्र में किया बच्चों को मुफ्त खाना मुहैया कराने का वादा निभाया और इसके लिए संसद में प्रस्ताव लाए। संसद में इस योजना के लिए 4.4 अरब डॉलर के खर्च को मंजूरी दी गई। बताया जाता है कि सुबियांतो को इस योजना की प्रेरणा भारत के स्कूली बच्चों को मुफ्त में दी जाने वाली खाने की योजना से मिली। इसका प्रमाण इसी बात से मिलता है कि अप्रैल 2024 में सुबियांतो के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ही इंडोनेशिया से एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया था। इस समूह ने भारत के सफल मिड डे मील कार्यक्रम की स्टडी की और बच्चों में कुपोषण की स्थिति कम करने के परिणामों को भी परखा। डेलीगेशन ने मिड डे मील योजना के लॉजिस्टिक्स, इसकी गुणवत्ता और बच्चों तक इसकी पहुंच जैसे मानकों की जांच की। इतना ही नहीं, प्रतिनिधिमंडल ने भारत की अक्षय पात्र योजना का भी विश्लेषण किया। इसी आधार पर इंडोनेशिया में बच्चों को खाना मुहैया कराने की योजना का परीक्षण शुरू हुआ। हाल के समय में घटनाक्रम और भी सामने आया कि जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की जो अपनी यात्रा थी, जो कि भारत की यात्रा के तुरंत बाद ही की जाने वाली थी, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि इस संदर्भ में भारत ने अपनी जो असहमति है वो इंडोनेशिया को व्यक्त की थी। और जाहिर है कि इंडोनेशिया भी अब भारत को एक अलग तरीके से डिहाइफिनेटेड तरीके से डील करता है। भारत और पाकिस्तान को एक साथ डील करने की जो इंडोनेशिया की तरफ से जो कवायद की गई, उसको भारत ने जाहिर है कि इसके संदर्भ में अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की थी और इंडोनेशिया ने भारत की भावनाओं का सम्मान करते हुए और भारत के पूरे जो स्वरूप का और भारत की जो महाशक्ति के स्टेटस का सम्मान करते हुए उसे पाकिस्तान जैसे आतंकपरस्त राष्ट्र से अलग कर दिया है। और पाकिस्तान की यात्रा पर अब सुबियांतो नहीं जा रहे हैं, वो अब मलेशिया की यात्रा पर भारत से जाएंगे। तो ये स्पष्ट है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो आपसी समझदारी है वो भी प्रगाढ़ और गहरी हुई है और भारत के बढ़े हुए महत्व को इंडोनेशिया एक विशिष्ट तरीके से देखता है। अक्टूबर 2024 में पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति के रूप में प्रबोवो सुबियांतो की यह पहली भारत यात्रा होगी। साथ ही 75 वर्षों के बाद एक बार फिर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। भारत और इंडोनेशिया सहस्राब्दियों से चले आ रहे मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते हैं।
एक व्यापक रणनीतिक भागीदार के रूप में इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट नीति और भारत प्रशांत के हमारे दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। राष्ट्रपति प्रबोवो की आगामी राजकीय यात्रा नेताओं को द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा के साथ साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगी। तुम्हारी खास पेशकश 75 साल बाद गणतंत्र में इतिहास में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।